Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे बच्चे? सर बहुत अच्छे हैं हम लोग। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी ग्रेड 11 की फर्स्ट क्लास। जी हाँ, फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी हमारी। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो है अकाउंटेंसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है। बट ये अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, क्या ये तीनों वर्ड सेम है या अलग अलग है, क्या इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं? ये सारी जो दुविधाएं हैं, ये सारी जो टेंशन है, हम बिल्कुल इस सारी टेंशन को यहाँ दूर करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर ये अकाउंटिंग जो है, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये अकाउंटिंग जो है बेसिकली क्या ये सिंगल एक्टिविटी है या फिर एक प्रोसेस है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं, ये एक सिंगल एक्टिविटी है या फिर एक प्रोसेस है। सर अगर हम बात करें अकाउंटिंग, एक सर ये सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप जानते हैं प्रोसेस अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब अकाउंटिंग इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज। बिल्कुल सही सुन रहे हैं बेटा, प्रोसेस अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्टिविटी मिलके क्या बनाते हैं, प्रोसेस। तो अकाउंटिंग भी अपना आप में एक प्रोसेस है जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। सर ये बहुत सारी एक्टिविटीज क्या क्या है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सर वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं वो आप हमें बता दीजिए। तो बेटा सुनिएगा, अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उसके अंदर कई सारी एक्टिविटी हैं। अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक प्रोसेस है। सबसे पहले जानना जरूरी है ये प्रोसेस अगर है तो क्यों, प्रोसेस क्यों है। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, प्रोसेस इसलिए है बिकॉज यहां पर अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज से गुजरना होता है। सर ये एक्टिविटीज एक्चुअल में क्या क्या है, तो ध्यान से सुनो, एक्टिविटीज क्या क्या है। चलो, फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है बेटा मेजरिंग, थर्ड है बेटा रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट है क्लासिफाइंग, और उसके बाद समराइजिंग, और उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा आइडेंटिफिकेशन। सर क्या आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है वेदर ट्रांजैक्शन इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉट। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है ये जानना होता है। अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बारे में सोचेंगे। तो बेटा सेकेंड स्टेप्स क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। आपने स्टेप 1 में जो आइडेंटिफाई किए क्या वो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तो हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, और नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम क्या है बेटा, रिकॉर्डिंग। जी हाँ, रिकॉर्डिंग। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है बेटा वो आती है आइडेंटिफाइंग। अगर आइडेंटिफाइंग आपने कर लिया
उसके बाद ये चेक करना होता है कि क्या हमने जो आइडेंटिफाई किया क्या वो ट्रांजैक्शन मनी के अंदर मेजर किए जा सकते हैं। तो आपका अगर आपका आंसर आता है यस, देन आपको करना है रिकॉर्डिंग। क्या करना है बेटा? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारी चीजें बेटा अवेलेबल हैं। रिकॉर्डिंग की अगर बात करें, रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग के अंदर बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो रिकॉर्डिंग में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं बेटा। एक होता है स्मॉल बिजनेसमैन और एक होता है बेटा लार्ज बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन और एक होता है बेटा लार्ज बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन और एक होता है बेटा लार्ज बिजनेसमैन। जो बेटा स्मॉल बिजनेसमैन है वहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें बेटा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वो क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे या कम होंगे? सारे बच्चे बताओ। सर स्मॉल बिजनेसमैन है तो बट ऑब्वियस वहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होंगे बेटा, कम होंगे। ओके चलो, अगर वहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कम है तो स्मॉल बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग के लिए जो बुक्स मेंटेन करेगा उसका नाम है जर्नल। क्या नाम है बेटा? जर्नल। अब जो लार्ज बिजनेसमैन है वहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। अब कैसे बेटा? एक बड़ा बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, अगर उसको सिंगल बुक्स में मेंटेन किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने वहां पर क्या किया, अलग अलग बुक्स मेंटेन की हैं। एक हमने कैश बुक भी मेंटेन की है, हमने परचेज बुक भी मेंटेन किया है, हमने सेल्स बुक भी मेंटेन किया है, नेक्स्ट परचेज रिटर्न और नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, नेक्स्ट बिल्स पेएबल एंड नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर। ये सारी बुक्स मेंटेन करता है कौन? लार्ज बिजनेसमैन। ध्यान से सुनना मेरी बात। स्मॉल बिजनेसमैन सिंगल बुक्स मेंटेन करता है विच इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसके अगर मैं बात करूं लार्ज बिजनेसमैन, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सिंगल बुक्स ही मेंटेन वेरियस बुक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सर क्या क्या बुक्स है? फर्स्ट कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। ये सारी बुक्स मेंटेन करता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर क्या हम इन सारी बुक्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे? सर बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कैश बुक की, अगर मैं बात करूं यहां पर मैंने परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी बुक्स जो लिखी है ना बेटा, ये सारी बुक्स और ये हम चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक में। हाँ, मैं सारी लेटेस्ट टीएस ग्रेवाल बुक्स कंप्लीट यूज करने वाला हूं। लेटेस्ट टीएस ग्रेवाल बुक्स कंप्लीटली यूज करने वाला हूं। वैसे आप कोई भी बुक रेफर करें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे डीके गोयल आप बुक यूज करें, चाहे कोई एनसीईआरटी बच्चा बुक यूज कर रहा है, चाहे एससी शर्मा, कोई भी ऑथर अगर आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बुक ही क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट सिलेबस वही का वही सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे हिसाब से हमने चैप्टर नंबर नाम दिया है चैप्टर नंबर 10। मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं, क्या कैश बुक को हम डिटेल में पढ़ेंगे? बिल्कुल। क्या इन सारी बुक्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 11 है। हाँ, इनमें से ये दो चीजें जो हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर जर्नल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे? बिल्कुल। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, जर्नल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सर स्मॉल बिजनेसमैन किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, क्या अब हम इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे? बिल्कुल। जैसे ही चैप्टर 8 स्टार्ट होगा हम बिल्कुल जर्नल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। सारे बच्चे ध्यान से सुने। हम पढ़ रहे थे बेटा
अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। फर्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है बेटा मेजरिंग, एंड थर्ड पॉइंट है बेटा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद बेटा आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग को हम बोलते हैं, सॉरी बेटा, लेजर। क्या बोलते हैं बेटा? लेजर। सर लेजर को भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ आपके बुक में। और उसके बाद बेटा आया समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर बेटा एक होता है ट्रायल बैलेंस, एंड उसके बाद होता है फाइनल अकाउंट्स। क्या हम ट्रायल बैलेंस को भी पढ़ेंगे? बिल्कुल, इसका एक पूरा चैप्टर है। इवन फाइनल अकाउंट्स के लिए भी कंप्लीट चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। उसके बाद जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, बनाने के बाद हम उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। वैसे आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हमारे जो एंड यूजर होते हैं उनको समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और ये इनके लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स भी हैं, वो बेसिकली हम क्लास 12th में कवर करेंगे। एंड देन हम किसको कम्युनिकेट करेंगे बेटा? एंड यूजर को कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस। ये सारी एक्टिविटीज मिलके क्या बनाती हैं? अकाउंटिंग बनाती हैं। तो सर इसका मतलब फिर सर अकाउंटेंसी क्या है? मैं एक सिंपल ही बात बोलना चाह रहा हूं, आगे जाके वैसे हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में रिलेशन क्या है। अभी मैं सिंपली आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये आपकी अकाउंटेंसी है, तो ये आपकी अकाउंटिंग है, और ये आपका बुक कीपिंग है। आप आई थिंक समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग, और ये है बेटा अकाउंटिंग, और ये है बेटा अकाउंटेंसी। इसका मतलब ये हुआ सर अकाउंटेंसी एक वाइड कॉन्सेप्ट है और उसी का पार्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का पार्ट है बेटा बुक कीपिंग। तो सिंपली आप बोल सकते हैं सबसे छोटा कौन? बुक कीपिंग। उससे बड़ा कौन? अकाउंटिंग। और उससे बड़ा कौन? अकाउंटेंसी। आप इन शॉर्ट अगर बोल सकते हैं ये आपके दादाजी हैं, ये आपके फादर, और ये आप खुद। बुक कीपिंग आप खुद, मी। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अकाउंटेंसी, उसके बाद अकाउंटिंग, एंड देन बुक कीपिंग। आपके सब्जेक्ट का नाम फिर से मैं याद दिला दूं, आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। क्या नाम है बेटा? अकाउंटेंसी आपके सब्जेक्ट का नाम है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। जल्दी से रिकैप करिएगा अकाउंटिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे मेरे साथ सुनेंगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। Accounting is a systematic process which include identification, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation, and then communicate to end user। सब कुछ एनालाइज करने के बाद हमें किसको इन्फॉर्म करना होता है? यूजर को, एंड यूजर को। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये यूजर भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इंटरनल यूजर एंड सेकंड एक्सटर्नल यूजर। सर ये इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं, ये सारी डिस्कशन आपकी आने वाली क्लासेस में होगा। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं? बिल्कुल, हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस, कोई बच्चा गलती से एक्टिविटी नहीं लिखेगा। और इस प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटी है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड देन समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। एंड यूजर, ये पूरी डेफिनेशन है बेटा। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सर हमें ये सारी एक्टिविटीज याद करवा दो। ओके बेटा, ठीक है। IMR, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। IMR CSAIC, आइडेंटिफिकेशन,
measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation and then communicate to end user. ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई क्या करना होता है, आइडेंटिफाई ये करना होता है वेदर ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉट, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, हमें ये चेक करना होता है बेटा, वेदर ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉट। उसके बाद ये चेक करना होता है क्या वो ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, अगर वो है तो हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में हमने डिस्कस किया था बेटा, रिकॉर्डिंग में हमने डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग जो है स्मॉल बिजनेसमैन किस तरह से रिकॉर्डिंग करता है बेटा, स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो रिकॉर्डिंग किस तरह से करता है, सबसे पहले स्मॉल बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है जिस बुक में, उस बुक का नाम क्या है एक्चुअली, जर्नल। बट लार्ज बिजनेसमैन जहां पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, सिंगल बुक्स मेंटेन करने की बजाय बहुत सारी बुक्स मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है सर। एक पॉइंट और क्लियर कर दीजिए यहां पर कि यहां पर स्मॉल बिजनेसमैन जर्नल के बाद क्या करता है, जर्नल के बाद क्या करता है, जर्नल के बाद अगर हम बात करें स्मॉल बिजनेसमैन की, तो जर्नल के बाद सर वो बनाता है लेजर। क्या बनाता है? लेजर। और सेम बात अगर मैं बात करूं लार्ज बिजनेसमैन की, वो लोग भी क्या बनाते हैं? लेजर। तो इसका मतलब ये हुआ लेजर तो सर दोनों में बनता है, स्मॉल बिजनेसमैन भी लेजर बनाएगा, लार्ज बिजनेसमैन भी लेजर बनाएगा, बिल्कुल। और लेजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग बोलते हैं बेटा, क्लासीफाइंग बोलते हैं, क्लासीफाइंग। ओके। और उसके बाद हम बात करें ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और लार्ज बिजनेसमैन भी क्या बनाएगा? वो भी बनाएगा बेटा ट्रायल बैलेंस, वो भी ट्रायल बैलेंस बनाएगा, वो भी ट्रायल बैलेंस बनाएगा। और ट्रायल बैलेंस के बाद अगर मैं बात करूं बेटा, ये लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स, और यहां पर भी क्या बनने वाला है बेटा? फाइनल अकाउंट्स बनने वाला है। अब ये फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, वैसे हम चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 19 में प्रॉपर्ली कवर करेंगे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सर लिख के बता दो। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट। हम लोग ये सारी चीजें बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है सर। इसको थोड़ा सा, ओके बेटा, सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। सर फोटो ले ले, बिल्कुल आप फोटो ले लीजिएगा, वो दिक्कत नहीं है। तो सर समझ में आ रहा है आपको? रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग के बाद में क्या है बेटा? क्लासीफाइंग के बाद में है बेटा समराइजिंग। और समराइजिंग इंक्लूड, मैंने आपको जस्ट क्लियर किया है, समराइजिंग इंक्लूड क्या होता है बेटा? समराइजिंग इंक्लूड ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग इंक्लूड ट्रायल बैलेंस, देखो यहां क्या, समराइजिंग इंक्लूड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। समराइजिंग इंक्लूड ट्रायल बैलेंस, तो सर ट्रायल बैलेंस किसके बिहाफ पे बना? इसका मतलब लेजर के बिहाफ पे। सब अगर मैं स्मॉल बिजनेसमैन की बात करूं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग में क्या बना? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बना? लेजर। लेजर के बाद क्या बना? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बना? फाइनल अकाउंट्स। तो सर लेजर के बिहाफ पे बनता है ट्रायल बैलेंस, जी हाँ, और ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे बनता है फाइनल अकाउंट्स। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर क्लियर है। आइए अगर हम नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन के बाद, सर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें, जी हाँ इसको अच्छे से पढ़ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग बोला है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आपसे पूछे तो वो सारे पॉइंट सेम ही लिखने हैं। कौन सा? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर, यही वाला पॉइंट लिखना है सर। उसके बाद सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताइए
सर हम अकाउंटिंग एक्चुअल में करते क्यों हैं वो बताइए। सर अकाउंटिंग करने से क्या मजा आता है, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर अकाउंटिंग करने का, अगर हम अकाउंटिंग नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर अकाउंटिंग करते हैं तो बेनिफिट क्या है। सर अगर मैं बात करूं बेटा अकाउंटिंग करने के, बेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करना है तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कब मेंटेन होंगे, जब आप अकाउंटिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग जो है बेसिकली सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करता है, किस चीज की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। इसलिए ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसके बाद सर अकाउंटिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, कोई भी बिजनेसमैन सर अकाउंटिंग अगर कर रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में। ये सारी कहानी कैसे पता चलेगी सर? बिल्कुल अकाउंटिंग करने से ही पता चलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके दिमाग में कभी ख्याल आया होगा कि सर ये अकाउंटिंग करना ही जरूरी क्यों है, सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है, बिकॉज he wants about the financial performance of business, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीजें पता करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करनी होती है। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो सिस्टमेटिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जिससे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन हो पाते हैं, हम प्रॉफिट लॉस को ठीक से डिटरमाइन कर पाते हैं। मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहां से पता लगती बेटा, अकाउंटिंग से। इवन फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें कि बिजनेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, वो सारी भी कहां से पता चलेगी, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग करने से ही पता चलेगा। इवन अकाउंटिंग करने से आपके मैनेजमेंट को हेल्प होती है। सर कैसे? डिसीजन मेकिंग में, अगर कोई डिसीजन लेना है, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, अकाउंटिंग हो चुकी है, अब बताओ क्या मैनेजमेंट उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। सर ये कैसे? सिंपली लेटेस्ट सपोज अगर आपको लोन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, लोन, कहां पहुंच जाओगे आप, बैंक, और बैंक को क्या बोलोगे, हे बैंक हमें लोन दे दो, हे बैंक मुझे लोन दे दो, मैं गरीब आदमी, मुझे लोन चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या गरीब आदमी बोल के क्या बैंक आपको यहां तिलक करके आपको लोन दे देगी? सर बिल्कुल नहीं देगी। तो क्या चेक करेगी, आपकी शक्ल को चेक करेगी? सर बिल्कुल नहीं। उसके हिसाब से मुझे लोन मिलना ही नहीं चाहिए फिर तो। नहीं बेटा नहीं, आपने जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, आपने जो अकाउंटिंग कर रखी है, वो अकाउंटिंग कर रखी है, वो आपको दिखाने पड़ेंगे, और उसी के बिहाफ पे बैंक जो है लोन सैंक्शन करेगी। इसका मतलब बैंक कौन है, यूजर है। इस ये चीज बोलना चाह रहा हूं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो ये यूजर बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वैसे कई सारे यूजर हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे यूजर के बारे में। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, हाँ बिजनेस एसेट्स को सेफ रखना। अकाउंटिंग फैसिलिटेट प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स सिंस एसेट्स आर अकाउंटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। हम एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं इसकी, और हम बैलेंस शीट में बताते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर इसका शॉर्ट ये मैंने आपको की बना के दे रखी है। आपको ये ऑब्जेक्टिव अगर लर्न करने हैं तो पहले समझने की कोशिश करें कि हाँ भाई, सबसे पहले अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, सेकंड डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेट मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया बैंक वाला, याद रखोगे बेटा, बैंक वाला आपको एग्जांपल याद रखना है।
प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, क्यों सर हम बिजनेस एसेट्स को, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग का काम क्या है? एक बात बताऊं मैं आपको, मैं वैसे बाद में बताऊंगा, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सर ऑब्जेक्टिव, कभी फंक्शन, कभी सिग्निफिकेंस, सर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक ही चीजें मिल जुला के वही सारी सेम चीजें आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा और ऐसा ही है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला पॉइंट ही क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये इसका काम है। अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? फंक्शन का मतलब क्या, क्या कार्य करता है, क्या काम करता है? अकाउंटिंग क्या काम करता है? सर अकाउंटिंग करने से क्या चीज होती है, क्या काम है अकाउंटिंग करने का? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का मेन काम ही क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने या फाइनल अकाउंट्स बनाने। जैसे वहां पर ऑब्जेक्टिव में क्या पॉइंट लिखा हुआ था? डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा पॉइंट क्या था? डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। उन दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकता हूं। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये भी अकाउंटिंग ही करेगा। अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट, कभी कभी आपको लीगली एज एविडेंस कोर्ट में यूज कर सकते हो। एज एविडेंस आप कोर्ट में भी यूज कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग की है तो आप कभी ना कभी लॉ के अकॉर्डिंग आप वहां पर कोर्ट में भी एज एविडेंस यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अगर वो टैक्स से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आप वहां पर भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड जीएसटी डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है कि आपने किस बिहाफ पे टैक्स पे किया। वो सारी चीजें आपको अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करवा पाएगा। नेक्स्ट बेटा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग जो हमने की है उसका मेन बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड यूजर तक पहुंचाना। एंड यूजर, जो भी वो एंड यूजर हमारी पब्लिक भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। ये सारे के सारे जो एंड यूजर है, इवन मैं बात करूं ओनर भी एक यूजर है, मालिक मैनेजमेंट भी यूजर है, एम्प्लॉय भी यूजर है। क्या इन सारे यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं? यस। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सर एडवांटेज का मतलब ये है कि अकाउंटिंग करने के बेनिफिट क्या हैं। अकाउंटिंग करने से हमें एक्चुअल में क्या बेनिफिट होते हैं, उन सारे बेनिफिट्स को हम यहां पर क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हमें पता चलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सारी की सारी चीजें हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। सेकंड पॉइंट है बेटा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को अगेन हेल्प करना इन डिसीजन मेकिंग। अब ये नया पॉइंट आता है, रिप्लेसेस द मेमोरी। सर इसका मतलब क्या है? बेटा अकाउंटिंग बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या उन सारे ट्रांजैक्शन को याद रखना पॉसिबल है? सर बिल्कुल नहीं। तो अकाउंटिंग क्या करता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है। जब वो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है तो क्या अब हमें याद रखने की जरूरत है? सर बिल्कुल नहीं। जब आपने एक बार इसको रिकॉर्ड कर दिया कहीं पर भी, एज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर लिया, अब बताओ इसको अलग से आपको याद रखने की जरूरत है? नहीं। आपको ये याद करने की चीज को हमें अब रखना नहीं है, हमें अब अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने प्रॉपरली सारा सब कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट,
कंपेरेटिव स्टडी में भी अकाउंटिंग को हम यूज कर सकते हैं, अपने करंट ईयर को हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अंदर अगर टैक्स सेटलमेंट करना है तो भी ये अकाउंटिंग हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, बैंक से लोन, तो अगेन ये अकाउंटिंग हेल्प करेगी। आप बैंक जाओगे, बैंक सबसे पहली चीज ही क्या मांगता है, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, और वो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई आपको लोन देना भी है या नहीं देना है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। कोई बच्चा अगर सर बिल्कुल अच्छे से टनाटन रेडी होकर जाए, बेटा सिंपल सी बात है, वो मांगेंगे क्या, अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। आप चार बातें कितनी भी सुना के आ जाओ, कोई मतलब नहीं है जब तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। इवन अगर आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग किया है, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग किया है, तो आप एज एविडेंस कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप अपने सेगमेंट ऑफ बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं, तब भी क्या मुझे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी? यस। लेटेस्ट सपोज मेरे पास 3 बिजनेस है, मैं अपना एक बिजनेस बेचना चाह रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस मैं बेच रहा हूं उसकी एसेट्स कौन कौन सी हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसकी नेट एसेट्स क्या है, नेट वर्थ क्या है। अकॉर्डिंगली मैं अपना परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है कि सर कहीं ना कहीं अकाउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं हर जगह एप्लीकेबल है, आपको समझ में आने वाली है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, जी हाँ। अब कोई नालायक, आपने कई बार देखा होगा मार्केट के अंदर, खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। क्या ऐसा इंसॉल्वेंसी, ऐसा बोल देने से सिर्फ इंसॉल्वेंट हो जाते? नहीं। वैसे इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये हुआ कि ही इज नॉट कैपेबल टू पे द आउटसाइडर, वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, वो कैपेबल नहीं है। बट क्या होता है बेटा, इंसॉल्वेंसी एक प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, और जो कि आपने ये पास्ट में जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपने पास्ट में किए हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। हेल्पफुल इन दी पार्टनरशिप अकाउंट्स, अगर हाँ पार्टनरशिप की बात करें, क्लास 12th में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर, क्या वहां पर अकाउंटिंग का एक अपना रोल है? बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप मानिएगा अकाउंटिंग के करने से कई सारे फायदे हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी, यहाँ पर आपको किसी तरह के ट्रांजैक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। अगर आपने टैक्स सेटलमेंट करना है तब भी अकाउंटिंग बेनिफिट है। तो कई सारे ये पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट बेटा, जिंदगी में अगर फायदे हैं तो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी अगर हम बात करें एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन भी है। हर इंसान की अपनी लिमिटेशन है। आप जानते हैं, कोई बच्चा हो सकता है नाइट स्टडी नहीं कर सकता, कोई बच्चा हो सकता है जो है मॉर्निंग की स्टडी बहुत अच्छी कर लेता है बट नाइट की स्टडी नहीं कर पाता, है ना। कोई बच्चा नाइट में बहुत अच्छी स्टडी कर लेता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता है, तो अपनी अपनी कमी है। तो सेम बात अगर मैं बात करें अकाउंटिंग की बात करें, तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, आपने बोला सर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, बट फिर भी कुछ लिमिटेशन, जी हाँ बिल्कुल लिमिटेशन है। सर क्या लिमिटेशन हो सकती है? मैंने कहा मेरा मैनेजमेंट बहुत सुंदर है, मेरा मैनेजमेंट बहुत सुंदर है, मेरी लेबर बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, क्या मैं इस बात को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता हूं? सर बिल्कुल नहीं कर सकता। यही बात यहां पर समझाने आया हूं मैं। यहां पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है हमारी अकाउंटिंग। दूसरा, इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, जी हां। क्यों सर प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर क्यों करता है? बिकॉज हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएशन। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई एसेट्स 5 लाख रुपीज में परचेज की हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करेंगे? जितना हमने अमाउंट पे किया। हो सकता है अभी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है,
हो सकता है उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है, तो क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेंज करेंगे? द आंसर इज नो। नो। क्यों? बिकॉज एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। क्या हम एक्चुअल में बेच रहे हैं? नहीं। हमने तो सिर्फ मार्केट वैल्यू पता की, और मार्केट वैल्यू अगर चेंज हुई है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग जब भी हमें करनी है, रिकॉर्डिंग जब भी करनी है, तो कोई ना कोई एविडेंस चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि हम एविडेंस, नो डाउट हम एविडेंस के बिहाफ पे ही अकाउंटिंग करते हैं, बट कई बार हमें कुछ एस्टिमेट्स लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं बेटा? एस्टिमेट्स लेने होते हैं। अगर मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन अगर हमें चार्ज करना है, तो हम कई बार देखते हैं कि एसेट्स की लाइफ कितनी है, एसेट्स की लाइफ कितनी है, एसेट्स की बेटा लाइफ कितनी है। या फिर हम कई बार बात करते हैं एस्टिमेट्स की, हम आगे जाके पढ़ेंगे उस पॉइंट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि आपका पैसा नहीं आने की संभावना कितनी है। अब वो डिपेंड करता है, वो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। हो सकता है हमने 5% के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग किया, बट बाद में पता चला कि 10% पैसा नहीं आया, या हो सकता है 100% पैसा आ गया। तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब एक्चुअल में यहां पर ये है कि अकाउंटिंग वैसे तो हम एविडेंस के आधार पे करते हैं, बिना एविडेंस के हम अकाउंटिंग नहीं करते, बट कभी कभी फ्यू एस्टिमेट्स भी लेने होते हैं, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सेकंड पॉइंट आता बेटा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। सर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हम जो एसेट्स को यूज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के आधार पे, हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे हमने खरीदा वो वैल्यू हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। बट इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अगर उसकी करंट वैल्यू चेंज अगर हो रही है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कैसी बेटा? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। जो हम बैलेंस शीट में देखते हैं ना वैल्यू बेटा, वो कोई कहीं पर भी करंट वैल्यू नहीं होती है, तो सर फिर वो क्या है? वो बुक वैल्यू है। आपने जिस वैल्यू में खरीदा, सब्जेक्ट टू, अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वहां पर करंट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी लिमिटेशन है वो है बेटा विंडो ड्रेसिंग। सर विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन इन दी अकाउंट्स। क्या मैनिपुलेशन पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल। आज की डेट में मैनिपुलेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर हम ऐसा करते हैं, हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे बेटा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ मैनर दैट विटल इंफॉर्मेशन इज हिडन टू शो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन इज हिडन टू शो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। कई बार हम अपनी अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। क्या उसी को हम विंडो ड्रेसिंग बोलेंगे? बिल्कुल सर, विंडो ड्रेसिंग उसी को बोलेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। एक बार सर पूरा प्रॉपर रिकैप कर दीजिए। बिल्कुल सर, आइए बेटा, बिल्कुल हम रिकैप करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर सबसे पहले क्लियर करो सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं? बिल्कुल सर, बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, देर आर वेरियस एक्टिविटीज। फर्स्ट है बेटा आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। सर क्या एक स्मॉल बिजनेसमैन स्मॉल बिजनेसमैन
जी हाँ, स्मॉल बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग करता है उसे हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, जर्नल बोलते हैं। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। सिंगल बुक्स मेंटेन करता है छोटा बच्चा। अगर बड़े बच्चे की बात करें तो वो सिंगल बुक्स मेंटेन करने की बजाय एक से ज्यादा बुक्स मेंटेन करता है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल प्रॉपर। मतलब मैं बोल सकता हूं इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सिंगल बुक्स ही मेंटेन्स वेरियस बुक्स। क्या मैं इसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, मैं बोल सकता हूं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। हम आगे जाके इसका एक और नाम पढ़ेंगे, सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं। ये बुक्स मेंटेन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। जी हाँ, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में, इसी तरह से परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। कैश बुक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। जर्नल को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। सर लेजर भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। क्या एक स्मॉल बिजनेसमैन जर्नल के बाद लेजर बनाता है? बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग लार्ज बिजनेसमैन भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या बनाता है? लेजर। उसके बाद यहां दोनों में क्या बन रहा है? ट्रायल बैलेंस। चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो चाहे वो लार्ज बिजनेसमैन हो, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। क्या ट्रायल बैलेंस को भी हम अलग से डिटेल में पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे? बिल्कुल। इवन फाइनल अकाउंट्स के लिए भी हमारे पास चैप्टर नंबर 18 एंड 19 है, वो हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। सर उसके बाद आपने कवर किया था सर ऑब्जेक्टिव। सर अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अकाउंटिंग करना जरूरी है भाई, इससे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। सर हम कॉमर्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, वैसे ही अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है भाई। सबसे पहला पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन जब तक बिजनेस कर रहा है ना तो उसको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बिना अकाउंटिंग किए, और बेटा अकाउंटिंग जब करेगा तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन कर पाएगा, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड ठीक से अगर मेंटेन किए हैं तो क्या वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का आपको ठीक से पता चलेगा? बिल्कुल। इवन फाइनेंशियल पोजीशन, एक दो वर्ड मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलता हूं तो आप बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब जहां पर हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उन सब के बारे में पता चलने वाला है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, फैसिलिटेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। आपने अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन को ठीक से पढ़ा है तो सबसे लास्ट पॉइंट क्या था? कम्युनिकेटिंग टू एंड यूजर। जी हां, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद क्या हमारा मेन मोटिव, हम एंड यूजर को कम्युनिकेट करना चाहते हैं? सर बिल्कुल। सर यूजर कितने होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूजर वैसे दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। क्या हमारा ओनर भी यूजर है? क्या मैनेजमेंट भी यूजर है? क्या वर्कर भी यूजर है? क्या पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल का सप्लायर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे बेटा एंड यूजर हैं। उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। क्या हम अपनी एसेट्स को, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजिबल एसेट्स हो, क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल सर, अकाउंट करते हैं। देखा जाए तो हम उसको बैलेंस शीट में शो भी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटिंग के फंक्शंस, क्या अगेन सेम, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर एंड मैनेजमेंट की हेल्प करना। नेक्स्ट पॉइंट आता बेटा एडवांटेज। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है? एडवांटेज बोल सकते हैं बेटा, बेनिफिट भी बोल सकते हैं। बेनिफिट, सर क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट को हेल्प करना और कंपैरेटिव स्टडी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा रिप्लेसेस द मेमोरी। मतलब क्या हुआ, अगर आप सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करते हैं तो क्या आप
आपको सारे ट्रांजैक्शन माइंड में याद रखने की जरूरत है? सर बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन आप टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स सेटलमेंट के लिए भी फैसिलिटेट करने के लिए भी अकाउंटिंग की हेल्प लगेगी। इवन अगर आपको लोन चाहिए, चाहे वो बैंकिंग कंपनी से चाहिए, चाहे आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाह रहे हैं, तब भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके देख के ही लोन सैंक्शन करेंगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, मींस अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इवन आप कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग को। मतलब जो आप अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप है, आपका एंड प्रोडक्ट है, अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो हम ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो फाइनल अकाउंट्स ही हमारा एंड प्रोडक्ट है। क्या वो एंड प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं इन कोर्ट? बिल्कुल, एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई फर्म अपना बिजनेस बेचना चाह रही है, तब भी हमें क्या अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर। उस बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, ताकि हम लोग नेट एसेट्स कैलकुलेट कर सकें। इवन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर भी आपके पास ट्रांजैक्शन क्या थे, वो सारी चीजें भी आपको अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप अकाउंट में भी क्या अकाउंटिंग हेल्प करेगा? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सारी डिस्कशन अगर मैं बात करूं, इनकी कंप्लीट अकाउंटिंग आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th वॉल्यूम 1 के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। उसके बाद हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग की भी अपनी लिमिटेशन है, बिल्कुल लिमिटेशन है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सर मैनिपुलेशन। हाँ, क्या मैनिपुलेशन पॉसिबल है? हाँ, मैनिपुलेशन करने से होगा क्या? आप जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप छुपा रहे हैं। मतलब कई बार जैसे सोचो आपको लोन लेना है, ठीक है, तो आप कोई बड़ा लॉस हुआ है, बट आप उसको हिडन छुपा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ताकि आपको बैंक जल्दी से लोन सैंक्शन करे। तो कई लोग करते हैं। तो क्या ये एक तरह का लिमिटेशन है? बिल्कुल। अकाउंटिंग इग्नोर, अगर जब आप वही चीज आप उल्टा करते हैं, जब आपको टैक्स पे करना होता है तब आप क्या करते हैं? फर्जी बिल क्रिएट करते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस बता सकें और टैक्स कम पे करना पड़े। अकाउंटिंग इग्नोर, वैसे एक बात बताऊं, इनकम टैक्स के अंदर अपने अपने रूल्स बन रखे हैं अभी, कि कौन सा एक्सपेंस अब अलाउ करना है, कौन सा एक्सपेंस नहीं अलाउ करना है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की आपने जब चीज़ें प्रैक्टिस चल रही होती है मार्केट के अंदर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा होशियार है अपना आप में, वो सारी चीज़ें इस तरह से सेटल करता है। वो कहीं ना कहीं प्रोविज़न बना दिए हैं कि अब हाँ, अब आपको मैक्सिमम कितना अलाउ होगा एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। इवन नेक्स्ट बात करता हूँ, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव इफेक्ट। क्वालिटेटिव इफेक्ट का मतलब होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा लेबर बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, मेरा मैनेजमेंट बहुत सुंदर है, मेरा लेबर बहुत ऑनेस्ट है, तो क्या मैं इस ऑनेस्टी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। मतलब क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करना है। इवन अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, बिकॉज कई सारे एस्टिमेशन लेने होते हैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। मतलब ये है कि कई बार जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन, मतलब करंट वैल्यू क्या चल रही है, उसको आप इग्नोर करते हैं। जैसे मैं एसेट्स की बात करूं, तो आप एसेट्स की कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं? जिस वैल्यू पे आपने एसेट्स को परचेज किया, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो अभी वैल्यू चल रही है, करंट वैल्यू, उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, और जितना जल्दी हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.